नमस्कार दोस्तों, हैव यू एवर थॉट व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन? मेन इंपॉर्टेंस यह है कि युद्ध ने डिवाइन राइट ऑफ किंग को समाप्त कर दिया। अमेरिका ने राजशाही उलट दिया और यह एक गणराज्य बन गया और अंत में अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया, जो आधुनिक वर्ल्ड का सबसे अमीर और शक्तिशाली राष्ट्र है। व्हाट वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन? पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश ताज के अलग अलग कॉलोनीज थे, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में। 1770 तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन के 13 कॉलोनीज थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश क्राउन किंग जॉर्ज III द्वारा किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के 13 नॉर्दर्न अमेरिकी कॉलोनीज के निवासियों और कॉलोनियल गवर्नमेंट के बीच समय के साथ तनाव बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1775 तक पूर्ण युद्ध हुआ। अमेरिकी निवासियों ने फ्रांस के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर में अमेरिकियों ने अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बन गया। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, हाउ ब्रिटेन बिगेन टू रूल अमेरिका। 1492 से पहले हिस्ट्री का पूरा ध्यान पुरानी दुनिया तक ही सीमित था। इसमें अमेरिका के बिना वर्ल्ड का पूरा भूभाग समाहित था। नए वर्ल्ड के लिए कोई भूमि मार्ग उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पुरानी दुनिया की प्रमुख संस्कृतियों और सभ्यताओं से अलग थलग रहा। यह तब बदल गया जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई। इसके बाद डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने नॉर्दर्न अमेरिका में कॉलोनीज स्थापित किए, जिनमें स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड प्रमुख थे। उपनिवेशों में मुख्य रूप से यूरोपियन प्रवासी थे, जो भूमिहीन किसान थे, धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोग, ट्रेडर, एक्सप्लोरर और अन्य जो इन नई मिली भूमि में रोमांच और लाभ की तलाश में थे। अधिक से अधिक भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने और बिजनेस सप्लाई लाइंस को नियंत्रित करने के लिए अधिपत्य शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। क्योंकि ये शक्तियां दुनिया भर में संघर्षों में बंद थी, इसलिए अमेरिका में युद्ध के एक नए रंगमंच का उद्घाटन हुआ। राइवलरी विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मजबूत थी, जिसकी कल्मिनेशन 7 इयर्स के युद्ध 1756 से 63 में हुई। इसे फर्स्ट ट्रू वर्ल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है और यह यूरोप, वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और फिलीपींस में लड़ा गया था। डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री के साथ वांडी वॉश 1760 की लड़ाई के साथ युद्ध का समापन हुआ। इसने दुनिया भर में ब्रिटिश सुप्रीमेसी के युग की शुरुआत की। दोनों पक्षों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए पेरिस की संधि 1763 पर हस्ताक्षर किए। नॉर्दर्न अमेरिका में ब्रिटेन अटलांटिक कोस्ट पर स्थित सभी उपनिवेशों को कंसोलिडेट किया और फ्रांसीसियों को कनाडा से बाहर खदेड़ दिया। वहीं कई डच क्षेत्रों को लेने में भी सफल रही, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण न्यू नीदरलैंड था, जिसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया गया। अमेरिकन कॉलोनीज टर्म्स। इंग्लैंड के उपनिवेशों ने अटलांटिक कोस्ट को लाइंड अप किया और संख्या में 13 थे। कॉलोनीज की पॉपुलेशन विविध थी, लेकिन उनमें से अधिकांश स्वतंत्र किसान थे। समय के साथ ऊन, सन, चमड़े का प्रोडक्शन करने वाले नए उद्योग स्थापित किए गए, जो ज़्यादातर यूरोप बाजारों के लिए थे। हालांकि इकोनॉमिक्स की प्रकृति उनके भीतर भिन्न थी। नॉर्थ में फिशरीज, शिप बिल्डिंग और कैप्टिव इंडस्ट्री बढ़े, जबकि दक्षिण में वृक्षारोपण, कृषि, फली फूली। बाद में विभाजन नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बढ़ गया और साउथ अफ्रीका से लाए दासों द्वारा संचालित सामंती इकोनॉमी में लुप्त हो गए। आप ध्यान दें कि इस विभाजन ने बाद में अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 को भी जन्म दिया। राजनीतिक रूप से उपनिवेश स्थानीय रूप से निर्वाचित असेंबली द्वारा शासित थे। उन्होंने कानून बनाए और टैक्स लगाया। हालांकि उन्होंने कुछ फ्रीडम का आनंद लिया, वे अंततः मातृभूमि के प्रति जवाबदेह थे। ऑल्दो ब्रिटिश पर संसद का शासन था, लेकिन अमेरिका के लोगों के साथ सेकेंडरी बिहेवियर किया जाता था। इसने व्यापक असंतोष को जन्म दिया और रेबेलियस थॉट्स को बढ़ने और समृद्ध होने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के विचारों ने अमेरिकन को गहराई से प्रभावित किया और एक फ्री नेशन के रूप में रहने के थॉट ने ट्रैक्शन अचीव किया। कॉजेस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक कारण थे जिनके कारण असंतोष का विकास हुआ, जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉलोनीज का कोई प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उपनिवेशों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। उपनिवेशों के संसाधनों की निकासी 7 साल का युद्ध 1756 से 63 ब्रिटिश विक्ट्री में समाप्त हुआ, लेकिन इसके रिसोर्सेज को खत्म कर दिया गया था। घाटे की भरपाई के लिए उसने कॉलोनीज का रुख किया। चूंकि प्रमुख उपनिवेश नॉर्दर्न अमेरिका में थे, इसलिए उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ। उपनिवेशों के नवेली उद्योगों को विशेष रूप से दंडित किया गया था। यह ब्रिटेन में देशी उद्योगपतियों की पैरवी के तहत था। एक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए कई लोगों ने दावा किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उपनिवेशों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के नारे का इस्तेमाल किया। अपोज। बॉस्टन टी पार्टी 1773 जैसे प्रोटेस्ट के माध्यम से, जहां ब्रिटिश शिप्स द्वारा ले जाने वाले चाय के डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया गया था, समय के साथ ब्रिटेन के कर लगाने का अधिकार समाप्त हो गया था। यह शक्ति संबंधित स्थानीय सरकारों द्वारा ग्रहण की गई थी। इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन।
इंग्लैंड की नीतियों ने कॉलोनीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक दिया। ऐसे लॉ बनाए गए जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए केवल ब्रिटिश शिप्स का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करते थे। टोबैको, शुगर और कॉटन जैसे प्रोडक्ट केवल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। अन्य उपनिवेशों और इंग्लैंड के बाहर के प्रोडक्ट्स के लिए भारी आयात शुल्क, औद्योगिकरण पर प्रतिबंध, कॉलोनियों में लोहा, इस्पात और वस्त्र जैसे उद्योगों का विकास प्रतिबंधित था। इंग्लैंड का माल उपनिवेशों पर थोपा गया था। उपनिवेशों में उद्योगों और वाणिज्य के विकास में बाधा डालने के लिए नीतियां अपनाई गई। स्टैंप ड्यूटी 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टैंप अधिनियम इनेक्ट किया। प्रत्येक कानूनी दस्तावेज पर स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इसी के कारण व्यापक विरोध हुआ, उनमें से तो कई हिंसक हो गए। रेंट, इंग्लैंड के अभिजात वर्ग ने उत्तरी अमेरिका में अधिकांश भूमि खरीदी और पश्चिम में उपनिवेशवादियों के भूमि स्वामित्व अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। वे उपनिवेशवादी को हमेशा के लिए किराएदार के रूप में रखना चाहते थे। कर लगाने के अंग्रेजों के प्रयास का विरोध किया गया। आपत्ति पर ब्रिटेन को चाय के अलावा अधिकांश करों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके कारण बॉस्टन टी पार्टी जैसे विरोध प्रदर्शन हुए। चूंकि ब्रिटिश सांसद का उपनिवेशों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए यह माना गया कि उसे उपनिवेश पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इसे अंग्रेजों ने देशद्रोही समझा, लेकिन उपनिवेशवादियों को नहीं रोका। आइडियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, लॉक, हैरिंगटन एंड मिल्टन जैसे प्रबुद्ध दार्शनिकों ने लोकप्रिय कल्पना को पकड़ लिया। उनका मानना था कि सभी लोगों के पास कुछ अनिवार्य अधिकार थे जिनका उल्लंघन करने की किसी भी सरकार को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह दमनकारी ब्रिटिश शासन के सीधे विपरीत था। थॉमस पेन और थॉमस जेफरसन जैसे कई दार्शनिकों ने ब्रिटिश समाज की असमानताओं का तिरस्कार किया था। उन्होंने विद्रोह के अधिकार पर जोर दिया और एक द्वीप द्वारा शासित एक कॉन्टिनेंट की बेरुखी पर जोर दिया। अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया 1774 में मिले। न्याय के लिए उनकी अपील को राजा ने खारिज कर दिया और उनके कार्यों को विद्रोह घोषित कर दिया। 1775 में पहली बार ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ उपनिवेशिक मिलिशिया के संघर्ष के साथ युद्ध शुरू हुआ। कांग्रेस, दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776 में फिर से मिली और 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा की। घोषणा अन्य बातों के अलावा पुरुषों के अपरिहार्य अधिकारों पर जोर देती है जिन्हें संरक्षित किया जाना था। इसे बाद में अधिकारों के विधेयक में विस्तृत किया गया। भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के विधेयक से मौलिक अधिकारों को अपनाया। लोगों को अधिकार के स्रोत के रूप में देखा जाता था। यह लिखित संविधान वाले पहले आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। अमेरिकियों को फ्रांसीसियों द्वारा सहायता प्रदान की गई जो ब्रिटेन पर हमला करने के अवसर की तलाश में थे। घर में चल रही परेशानी ने भी अंग्रेजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। स्पेन और हॉलैंड जैसे अंग्रेजों के अन्य शत्रुओं ने भी कॉन्टिनेंट के विभिन्न स्थानों पर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। 1781 में अंग्रेजी कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस के जॉर्ज वाशिंगटन के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 1783 में इंग्लैंड और अमेरिका के बीच पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसने औपचारिक रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, क्रांति ने वर्ल्ड में पहले लिखित संविधान के आधार पर एक गणतंत्र की स्थापना की। राजशाही अभी भी सत्ता में थे। अन्य राज्यों के लिए यह एक उल्लेखनीय विपरीत था। इसने दुनिया भर के लोगों को सरकार के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रूपों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसने संघीय सरकार और राज्यों के बीच विभाजित शक्तियों के साथ एक संघीय राज्य की स्थापना की। इसने विविध देशों में सत्ता साझाकरण के लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट प्रदान किया, जिन्हें जटिल राजनीति की आवश्यकता थी। इसके अलावा राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का सेपरेशन था। लोगों को कुछ अनअवॉइडेबल अधिकार दिए गए। इसने सरकारों को लोगों के अधिकार के खिलाफ सीमित कर दिया और उनके जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर दिया। लोकतंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन यह परिपूर्ण से बहुत दूर था। नीग्रो और महिलाओं जैसे वर्गों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन लोकतंत्र की यात्रा शुरू हो चुकी थी। इसने यूरोप में कई विद्रोहों का जन्म दिया, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति सबसे बड़ी थी। युद्ध में भाग लेने वाले कई जनरलों ने फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थॉमस पेन जैसे विचारकों ने भी क्रांति में भाग लिया। इससे यूरोप में आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। कंक्लूजन, अमेरिकी क्रांति का आधुनिक विश्व के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जिसके माध्यम से आधुनिक विचार दमनकारी शासनों को पराजित कर सकते थे। विश्व क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की सफलता इस बात का प्रमाण है कि उदार लोकतंत्र और जनता की मुक्ति का विचार कितना शक्तिशाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों द्वारा, विशेषकर यूरोप में, इस मॉडल का सफलतापूर्वक अनुकरण किया गया था। भारत ने भी अमेरिकी अनुभव से बहुत कुछ सीखा और हमारे अपने लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों को जोड़ते हुए इनमें से कई लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।